हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई ढंग से चल रही होगी। और आज क्लास में या ये कहिए पूरे स्कूल में ही चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन के चलते आज पढ़ाई अच्छे से नहीं चल पाई है। उसकी भरपाई हम यहाँ अपने ऑडियो वीडियो सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज हम हिस्ट्री का क्लास 10th हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर लेके आए हैं, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसको आप नोटिस करके रखिएगा। ग्लोबल, जब इस पाठ को शुरू करते हैं तो 4 टर्म निकल के आते हैं। पहला आता है आधुनिक युग से पहले, आधुनिक युग से पहले, ठीक। दूसरा है महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था, महायुद्धों के बीच में अर्थव्यवस्था। और तीसरा है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। और जो चौथा टर्म निकल के आता है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। अब हम शुरू करते हैं आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग से पहले, आधुनिक युग से पहले की बात यहाँ पर ऐसे समझिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है 1939 से लेकर 1945 तक चलता है सेकंड वर्ल्ड वार। तो जब सेकंड वर्ल्ड वार आपका समाप्त हो चुका रहता है तो उस समय को मानते हैं ये आधुनिक विश्व। हमें जो पढ़ना है, हमें जो समझना है, इस आधुनिक विश्व से पहले की बात को समझना है। आधुनिक विश्व से पहले की बात का मतलब यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले की परिस्थिति को जानना है। अब उस समय की जो परिस्थिति थी, दुनिया के जो ताकतवर देश थे वो विश्व के कमज़ोर देशों पे अपना अधिकार कर रहे थे, उनको अपना उपनिवेश बना रहे थे और उनके संसाधनों का दोहन करके वो पूरे दुनिया में व्यापार करने के लिए उसको बेचने ले जाते थे। और फिर वहाँ जाके वहाँ से व्यापार के माध्यम से उन देशों में वो पहुँचते थे। और फिर अगर जो वो देश कमज़ोर रहते थे तो व्यापार से ही वो अपने साम्राज्यवाद की शुरुआत कर देते थे। पहले व्यापार करते थे, फिर वहाँ उपनिवेश बनाते थे, फिर उपनिवेश से वो अपने उस पूरे हिस्से को अपने अधिकार में ले लेते थे। ये तो हो गई आधुनिक विश्व से पहले की जो विश्व की स्थिति थी उसकी बात, कि जो ताकतवर देश थे कमज़ोर देशों पे जाते थे, व्यापार के नाम पे वहाँ पहुँचते थे और फिर व्यापार करते करते वहाँ पे कोठियाँ और वहाँ अपना उपनिवेश बना लेते थे। फिर उसको उस पूरे के पूरे क्षेत्र को वो अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना लेते थे। ये हो गई स्थिति। अब समझने का प्रयास हम करते हैं कि ये जो व्यापार शब्द है ये उस समय हवाई जहाज़ का व्यापार तो इतना होता नहीं था, समुद्री यानों के द्वारा व्यापार होता था। जो समुद्री जहाज़ थे उसी रास्ते, समुद्र के रास्ते ही व्यापार होता था। दूसरा स्थलीय स्वरूप भी था जिसके माध्यम से व्यापार होता था। तो स्थल से जो व्यापार होता था वो प्राकृतिक रूप से कुछ रास्ते बन जाते थे, उन्हीं रास्तों के माध्यम से होता था। और ये रास्ते मुख्य रूप से एशिया से यूरोप को जोड़ते थे, एशिया से यूरोप को जोड़ते थे। और जिन मुख्य देशों से होके ये व्यापार चलता था उन देशों का प्रभाव और उन देशों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हो जाते थे। जैसे रेशम मार्ग, जब आधुनिक विश्व से पहले जो दुनिया में व्यापार का प्रमुख मार्ग था स्थलीय स्वरूप में, वो रेशम मार्ग का था। अच्छा, रेशम मार्ग का मतलब ये हो गया कि दुनिया के एक हिस्से का किसी दूसरे हिस्से के साथ जुड़ना व्यापारिक मार्ग के रूप में। अब जैसे चीन क्या था, चीन में रेशम का उत्पादन आधुनिक विश्व से पहले और आधुनिक विश्व में भी इस समय भी चीन में रेशम का बढ़िया उत्पादन होता है और दुनिया के प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में चीन का नाम गिना जाता है। तो रेशम के अधिक उत्पादन के चलते उनको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ती थी। और इस बाजार को प्राप्त करने के लिए जो चीन के व्यापारी थे वो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया होते हुए यूरोप तक चले जाते थे।
तो चीन से लगा के ये मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और अरब होते हुए ये यूरोप तक जाने का जो स्थलीय मार्ग था, इसी को रेशम मार्ग के रूप में जाना जाता था। ये एक प्राकृतिक रास्ता ऐसा बना हुआ था कि जिसपे किसी प्रकार का विशेष अवरोध नहीं रहता था, और मानवीय यातायात और आने और जाने के चलते ये एक प्राकृतिक मार्ग के रूप में विकसित हो चुका था, जिसे रेशम मार्ग करते थे। अच्छा, इसका नाम रेशम क्यों पड़ा? क्योंकि इस मार्ग की शुरुआत ही रेशम से हुई, और मुख्य रूप से जो व्यापार होता था उस रेशम का ही व्यापार होता था। अन्य व्यापार भी होता था, अन्य वस्तुओं का भी व्यापार होता था, लेकिन प्रमुख रूप से रेशम का ही होता था, जिसके चलते इस मार्ग को रेशम मार्ग की उपमा दे दी गई। ठीक, अब जो है उसे रेशम मार्ग, सिल्क रूट, ऐसे इन नामों से जानते हैं। उसके बाद जब व्यापार शुरू होता है तो स्वाभाविक रूप से जिस जगह से, एक जगह से कोई व्यापारी दूसरे जगह जाके किसी वस्तु को बेचता है, तो ये स्वाभाविक है कि वो अपने यहाँ की संस्कृति को भी जाके किसी दूसरे देश में बताता है, किसी दूसरे देश में अपनी संस्कृति का प्रचार ही करता है। वो जब जाता है तो उसका सांस्कृतिक रहन सहन, तौर तरीका, खान पान सब उसके अपने मौलिक स्थान का होता है, और जिस जगह वो व्यापार के सिलसिले में जाता है तो वहाँ पे अलग सभ्यता और संस्कृति होती है, तो वो अपनी सभ्यता और संस्कृति को ले जाके उस दूसरी सभ्यता और संस्कृति के सामने प्रस्तुत करता है या मिलाता है। तो इस प्रकार से जो खान पान, रहन सहन, तौर तरीके और बहुत सारी वस्तुओं के बारे में वो दोनों स्थान एक दूसरे की वस्तुओं को जानते हैं और एक दूसरे के खान पान को जानते हैं, और इसी प्रकार वो एक दूसरे की संस्कृति को भी समझने लगते हैं। इसी खान पान के सिलसिले में बहुत सारी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो भारत में नहीं प्रचलित थे, लेकिन इस व्यापारिक मार्गों के माध्यम से, इन व्यापारिक तौर तरीकों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान जब हुआ तो उसी में हमारे खान पान और रहन सहन के बहुत तौर तरीके में भी बदलाव हुआ। अब जैसे रहन सहन तौर तरीके में बदलाव का मतलब आप ये जान लीजिए कि हमारे यहाँ जीन्स ऊंस नहीं पहना जाता था पहले, लेकिन अब जीन्स पहना जाता है। पहले हमारे यहाँ धोती और कुर्ते का कल्चर था, लेकिन अब तो दुनिया भर के कपड़े चल रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का ही नतीजा है। खैर, ये आज की बात है और हम आज से चलते हैं 200 साल पहले की स्थिति में। ठीक, तो जो भी व्यापार होते थे या जो भी चीजें होती थीं, ये किस प्रकार एक दूसरे के जीवन को और एक दूसरे के खान पान को प्रभावित करती थी। जैसे आप समझिए, शकरकंद हुआ, सब्जी में शकरकंद हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, मक्का, सोया, मूंगफली, आलू और ऐसे बहुत से खाद्य पदार्थ जो 500 साल पहले भारत आए, जो 500 साल पहले व्यापारियों के माध्यम से, या ये समझ लीजिए हम लोगों के कोई पूर्वज रहे होंगे जो व्यापार के दृष्टिकोण से इन जगहों पे गए होंगे और इन खाद्य पदार्थों को अपने साथ लाए होंगे। तो ये मौलिक रूप से भारतीय फसल नहीं है, ना भारतीय खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन वर्तमान में ये भारतीय खान पान में प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। बिना इनके, हमें तो लगता है आलू के बिना तो कोई सब्जी ही नहीं बननी है किसी की, है ना। ये इतना प्रमुख खाद्य पदार्थ हो गए हैं। तो अब ये क्या है? ये उस व्यापारिक व्यवस्था का ही देन है, उस व्यापारिक आदान प्रदान का ही देन है जिसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। और जब सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है तो बहुत सारे मानवीय क्रियाकलापों का भी आदान प्रदान होता है। तो उसी सिलसिले में जो हमारा खान पान है वो सबसे पहले बदला। ठीक, उसके बाद जो चाइनीज फूड, लंबे लंबे सूते जो लटका के खाते हैं आप लोग, ये सारे के सारे लंबे लंबे जो सूते हैं, ये सब चीन से आए हुए हैं। ठीक, ये चीन जो है अपने इस खाद्य पदार्थ को यूरोप के बाजारों में ले जाके बेचते थे। तो जब ये इटली पहुंचे तो वहां पे भी एक लंबा सा खाद्य पदार्थ था, हाँ, जो चाउमीन जैसा रहता था, उसे कहते थे स्पैघेत्ती। स्पैघेत्ती का मतलब होता है ये सूजी और आटे का बना हुआ पदार्थ होता था, और ये भी चाउमीन और मैगी जैसा लंबा लंबा ही होता है। तो ये भी उसी प्रकार का खाद्य पदार्थ था। लेकिन अब चाइनीज क्या थे, ये खुद ही अपने मार्केट में इतना ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़े हुए थे, किसी दूसरे देश की वस्तु वहाँ कैसे आ पाती।
लेकिन जब ये वहाँ गए तो इनको ये एहसास हुआ कि हमारे जैसा खाद्य पदार्थ यहाँ पहले से पहुँचा हुआ है। ठीक, अब आते हैं एक तथ्य को समझते हैं कि जब ये व्यापारिक सिलसिला शुरू हो चुका था प्रथम विश्व युद्ध से पहले के समय में, पहले में मतलब 18वीं सदी की बात है, उस समय जब ये व्यापारिक सिलसिला अपने चरम पे चल रहा था तो ये खाद्य पदार्थ और ये संस्कृति का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा था, बहुत सारी बीमारियों का भी आदान प्रदान होता था, बहुत सारी बीमारियों का भी आदान प्रदान होता था। उसी आदान प्रदान में ही भारत में प्लेग जैसी महामारी आई, प्लेग जैसी महामारी आई जो पश्चिम के देशों की देन थी। वो व्यापार के सिलसिले में भारत तो आए और लेकिन अपने साथ वो इस तरीके की बीमारियों को भी ले आए। और प्लेग के बारे में कहा यह जाता है कि अंग्रेजी शासन के समय में पश्चिम बंगाल में और भारत के बहुत सारे हिस्सों में इतना भयंकर प्लेग फैला था, जो आज की महामारी आप कोरोना देख रहे हैं, संभवतः इसी तरीके की स्थिति उस समय भी थी जब प्लेग फैला था। लोग गांव के गांव खाली कर चुके थे, हर गांव से 10-10, 20-20 टू डेड जो है लाशें प्रतिदिन निकलती थी, लोग मर जाते थे, ये स्थिति थी। तो बीमारियों का भी आदान प्रदान होता है। 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो कहीं और की थीं वो कहीं और पहुंच गई हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें जो कहीं और की संस्कृति थी लेकिन वो कहीं और की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहता है। अब इसी में जो इंसानी लालच और लोलुपता जो होती है वो साम्राज्यवादी शक्तियों के रूप में सामने आना शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल, स्पेनिश, ये सारी यूरोपीय शक्तियां जो उस समय व्यापारी बन के पूरे दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घुसती हैं और वहां पे अपना उपनिवेश स्थापित करके उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बना लेती हैं। इस तरीके से इन यूरोपीय कुछ छिटपुट शक्तियों का प्रभाव पूरी दुनिया में दिखता है और हम तो ऐसे प्रभाव का 2 साल तक जो है देखते रहे, या ये कहिए हम 2 साल तक जो है अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन अंग्रेजों के भारत आने से पहले यहाँ डच आए, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए और डचों के बाद फिर फ्रांसीसी के बाद फिर अंग्रेज। तो ये सिलसिला यहाँ पे चला। बाकी जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हुई, या ये कहीं अंग्रेजों ने उन्हें हरा के भगा दिया और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा। वो जो भी थे, वो कोई भी रहते तो वो सब के सब हमें गुलाम बनाने के लिए ही आए हुए थे। पहले वो व्यापार करने के बहाने आए तो, और उस समय के जो हमारे राजे महाराजे थे, जैसे शाहजहां के समय में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की परमिट करने का आदेश मिला और उस आदेश का नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने 1857 तक आते आते पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक, ये तो स्थिति है। अब उसके बाद कुछ चीजों को समझेंगे कि बीमारियां भी आईं, व्यापार भी हुआ और साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार भी हुआ। इस तरीके से जब ये व्यवस्था चल रही थी तो बहुत सारे कुछ मुख्य क्रियाएं हुई, कुछ मुख्य कार्य हुए, जिसमें जब अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया और दुनिया के और बहुत सारे हिस्सों पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, तो वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने साम्राज्य को स्थापित कर चुके थे। और जैसे भारत के लोगों को दुनिया के किसी और क्षेत्र में ले जाके वो काम कराने के लिए ले जाते थे, तो काम कराने के लिए ले जाते थे तो उनसे एक एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कराते थे। अच्छा, उस समय वो मजदूर और गरीब लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उनसे एक कागज के मसौदे पर अंगूठा लगवाया जाता था। इस अंगूठा लगा लेने के बाद उन मजदूरों को जहाज़ों में बलपूर्वक लाद के और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाके काम के सिलसिले में या खेती कराने के लिए या उनको जो है बेचने के लिए वो ले जाते थे। इस व्यवस्था को, जैसे कुछ देश हैं सेशेल्स, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ये सारे देश अंग्रेजों के ही साम्राज्यवाद का शिकार रहे और यहाँ पे भारतीय श्रमिकों को ले जाके
अंग्रेजों ने वहाँ पे गन्ने की खेती के लिए इनको लेके गए, अंग्रेज लेके गए, और लेके जाने के बाद इन देशों में इन लोगों के पूर्वज आज भी हो गए, और वहाँ इन देशों में आज भी भारतीय लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो उस समय जिस व्यवस्था के तहत इनको ले जाया जाता था उसे गिरमिटिया कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, क्योंकि इनको अंगूठा लगवा के एक कागज के मसौदे के माध्यम से दूसरे देश में काम करने के लिए जबरन भेजा जाता था, इसलिए इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ये एक टर्म आपको बार बार आएगा कि गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता था। उसके बाद एक शब्द आता है जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वार। बायोलॉजिकल वार अगर जो आप समाचार या न्यूज़पेपर अखबार वगैरह देखते होंगे तो आप इस शब्द से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर परिचित होंगे। जैविक युद्ध, जैविक युद्ध का मतलब ये होता है कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस समय की बात हम कर रहे हैं या आधुनिक समय की पहले की बात हम कर रहे हैं, तो जो अंग्रेज अधिकारी भारत में शासन कर रहे थे वो कितनी खतरनाक सोच को लिए हुए थे। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जब भारत में प्लेग जैसी महामारी फैली, ये प्लेग बीमारी अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई थी, तो उससे किसी क्षेत्र विशेष में जो बीमारी फैलती थी तो वहाँ की पूरी आबादी ही साफ हो जाती थी, और इस तरीके से जो लोग मरते थे और मरने के बाद वो क्षेत्र खाली हो जाता था। तो अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये एक तरीके का जैविक युद्ध है जिसमें स्वतः ही हम बिना लड़े ही अकेले किसी क्षेत्र के मालिक बन जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ये किस तरीके की सोच के साथ भारत आए हुए थे। इनकी थोड़ी भी सहानुभूति हम लोगों के साथ नहीं थी। ठीक, उसके बाद अब आते हैं 19वीं शताब्दी का समय आ जाता है। 1815 से लेके 19वीं शताब्दी का समय आ जाता है। 1815 से लेके 1914 का समय आ जाता है। अब 1815 का जो समय है, इस समय पूरी दुनिया में विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां, साम्राज्यवादी ताकतें अपने विस्तार, अपने साम्राज्य को विस्तार करने में एक दूसरे से लड़ रही हैं। अंग्रेजों का लगातार दुनिया के हर क्षेत्रों में फ्रांसीसियों के साथ युद्ध हो रहा है। भारत में ही तमाम युद्ध हुआ अंग्रेजों का फ्रांसीसियों के साथ, और उस समय फ्रांसीसियों का सबसे ताकतवर गवर्नर डुप्ले था, जिसके समय में फ्रांसीसी शक्ति का भारत में विस्तार हुआ। लेकिन जब अंग्रेजी शक्ति और सत्ता का प्रभाव भारत में पूरी तरीके से दिखने लगा तो धीरे धीरे फ्रांसीसी सत्ता और शक्ति का प्रभाव भारत से खत्म होने लगा। लेकिन ये लड़ाई भारत तक ही सीमित नहीं थी। दुनिया के हर क्षेत्र में जहां जहां अंग्रेजी शक्ति और अंग्रेजी साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा था, वहां इनको इन यूरोपीय ताकतों के खिलाफ लड़ना पड़ा। जैसे अमेरिका में अंग्रेजी सत्ता को पहले अपना विस्तार करने के लिए वहाँ पे फ्रांसीसियों से लड़ना पड़ा, अफ्रीका में बहुत जगहों पे युद्ध लड़ना पड़ा, ब्राज़ील में बहुत जगहों युद्ध लड़ना पड़ा। ये यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतें एक दूसरे को रोकने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार युद्ध करती रहती थी। ये कालखंड था। चीज़ें धीरे धीरे तेजी से बदलती हैं और आधुनिक तौर तरीके, या ये समझ लीजिए कि पुनर्जागरण का काल आ चुका था। पुनर्जागरण का काल आ चुका था जिसमें बहुत सारे आविष्कार हुए, बहुत सारे तौर तरीकों के बारे में यूरोपीय देश जाने, जिसके बाद उन्होंने अपने यहाँ कल कारखाना, फैक्ट्रियाँ और जो है आधुनिक तकनीक और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसके फलस्वरूप ये हुआ कि जब मानव निर्मित वस्तुएं होती थीं तो वो मानव निर्मित जो वस्तुएं होती थीं वो कम समय में ज़्यादा समय लेती थी और उत्पादन कम होता था और वो दुनिया की मांग पूरी नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ये आधुनिक तकनीक और बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियों में इनका उत्पादन होना शुरू हुआ तो ये पूरी दुनिया की मांग को पूरा करने लायक होने लगे। और इसके लिए उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। कच्चे माल का इन द सेंस ये है कि जैसे मान लीजिए कपड़ा बनाया जाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? कपड़ा बनाने के लिए कपास चाहिए। तो कपास क्या है? कपास कपड़े का कच्चा माल है। कपड़ा उद्योग का जिस फैक्ट्री या जिस कारखाने में कपड़ा बनेगा वहां का कच्चा माल कपास है। तो कपास उत्पादन वाले जो भी दुनिया के क्षेत्र थे जहां पे कपास का उत्पादन होता था, भारत उसमें प्रमुख रूप से था। उन क्षेत्रों पे अंग्रेज जो है अधिकार जमाने की कोशिश करने लगे और उन क्षेत्रों पे कब्जा करने की कोशिश करने लगे।
और फिर वहां से कच्चा माल वो जबरदस्ती या अपनी शर्तों पे प्राप्त करने लगे, और उसके बाद जिस देश से ये प्राप्त करते थे उस देश के किसानों और कामगारों और व्यापारियों की कमर तोड़ देते थे, क्योंकि ये उनसे कच्चा माल तो लेते थे, फिर जबरदस्ती उस फैक्ट्रियों में माल बना के उनको जबरदस्ती उन व्यापारियों को खरीदने के लिए और उस देश की जनता को खरीदने के लिए ये मजबूर कर देते थे। भारत का जो कपास था अपने समकालीन समय में पूरी दुनिया में सबसे उत्तम किस्म की कपास मानी जाती थी, और भारतीय कपड़ा उद्योग का डंका पूरे दुनिया में बजता था। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा उद्योग की ऐसी कमर तोड़ी, वो भारत से जो कपास, जो कच्चा माल भेजा जाता था दुनिया में, उस पे तो वो मतलब बिना किसी कर अदायगी के वो उसको ले जाते थे अपने देश में, इंग्लैंड ले जाते थे, बिना किसी टैक्स दिए इंग्लैंड ले जाते थे, और उसके बाद वो वहाँ माल को तैयार करके भारतीय बाजारों में एकदम पाट देते थे और मजबूर करते थे। उन वस्तुओं पे वो टैक्स भी ज़्यादा लगाते थे, और फिर उन वस्तुओं को भारतीय जनता और व्यापारियों द्वारा खरीदने के लिए मजबूर करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा अंग्रेजों के माध्यम से। अब देखिए चीज़ें क्या हुई, ये अंग्रेज ही नहीं, दुनिया में जो भी उस समय साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, चाहे ब्रिटिशर्स थे, चाहे फ्रांसीसी थे, चाहे पुर्तगालीस थे, चाहे डच थे, चाहे स्पेनिश थे, ये जो भी उस समय यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां थीं, ये सब यही कार्य कर रही थी और दुनिया के उन सारे क्षेत्रों में कर रही थी। बस वस्तु और व्यापार अलग हो रहा था, लेकिन इनकी नीयत एक ही थी, हर हाल में अपना मुनाफा, भले उस देश की जनता और लोग मर जाएं। तो ये कार्य जो है, ये कार्य इन लोगों के द्वारा लगातार किया जाता था। विश्व की अर्थव्यवस्था ये अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, और जब इन ताकतों का एक दूसरे का हित एक दूसरे के सामने आता था तो ये युद्ध लड़ लेते थे, और युद्ध लड़ते थे अपनी सैनिक और अपने सैनिकों के बल पे नहीं, दुनिया के उन देशों के लोगों के बल पे जिनको ये गुलाम बनाए रहते। जैसे भारत के लोगों के बल पे ही इन्होंने भारत की जनता को गुलाम बना के रखा, भारत के लोगों के बल पे ही भारत की जनता को गुलाम बना रखा, और भारत की जनता को यह एहसास ही नहीं था कि वो एक देश है। और जब ये एहसास होता है कि वो एक देश हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हमारा बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन फिर भी उन महान देशभक्तों और महान राष्ट्र नायकों का हमें कृतज्ञ होना चाहिए, लगातार या हरदम हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने उस विषम से विषम परिस्थिति में देश का साथ नहीं छोड़ा और अपने धैर्य को नहीं टूटने दिया, और अंत में उन्हीं के प्रयासों की देन है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। ठीक, विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय होता है। विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि हर देश अपने यहाँ अपनी शर्तों पे व्यापार करना और अपने फायदे और नुकसान को वो अपनी शर्तों पे तय करना चाहता था। जैसे अमेरिका क्या है, अमेरिका में मक्के का बहुत उत्पादन होता है। दुनिया में मक्के की 7 किस्म की प्रजातियां अमेरिका में बोई जाती हैं, और वहां पे मक्के का बहुतायत उत्पादन होने के चलते वहां पे मक्के के लिए एक नियम और कानून तय था जिसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। अब इसमें क्या था कि जैसे किसानों को बहुत कम कीमत पे अपनी वस्तुओं को व्यापारियों को देने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे वो दुनिया के और देशों में जाके व्यापार करें और राज्य सत्ता को कर दें। ये एक ऐसी व्यवस्था थी। उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। जो खेती के तौर तरीके हैं वो औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से तय किए जाते हैं। जैसे भारत में एक 1917 में चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। चंपारण आंदोलन इसलिए किया गया था कि वहां एक प्रथा थी जिसे 3 कठिया बोलते थे। 3/20, ठीक, यानी जमीन के तीसरे हिस्से, जमीन के 20वें हिस्से पे जो है नील की खेती की जाती थी,
और वो कंपलसरी थी, वो करना ही करना था, जिसके चलते जो किसान थे वो मजबूर थे और उनकी जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही थी। तो ये अपने नियम और शर्त पे विश्व व्यापार को देखते हुए भारतीय किसानों के ऊपर ये सब थोपते थे, जिसका बड़ा ही दुष्परिणाम देखने को मिलता था। समय आ जाता है धीरे धीरे 1890 का। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, वैश्विक कृषि की अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, और उसके बाद पूंजी का जो प्रवाह था पारिस्थितिकी और घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन रुझानों, मतलब ऐसे समझिए कि 1890 तक जो कृषि था वो औद्योगिक उत्पादनों के लिए एक कच्चे माल की पूर्ति के रूप में उभर गया। जैसे कपड़ा उद्योग को विकसित करना है तो कपास की खेती करना है, तो कपास की कृषि, गेहूं है तो गेहूं, ब्रेड जो उद्योग, यूरोप में क्या था, यूरोप में ब्रेड का कल्चर है। हमारे यहां तो रोटी खाई जाती है, लेकिन यूरोप में लोग ब्रेड पे ही डिपेंड होते हैं, ब्रेड पे ही उनका जो है जीवन चलता है। वो रोटी वोटी नहीं पसंद करते, या वो रोटी कहिए जानते ही नहीं है, वो ब्रेड ही जानते हैं। तो ये सारे के सारे मशीन फैक्ट्रियों में बनते थे। इन उत्पादों में जो कच्चे माल की पूर्ति होती थी वो सारी की सारे कृषि पे ही निर्भर थी या खेती के माध्यम से ही चलती थी। इसलिए दुनिया के ये सारे देश ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों पे अधिकार करना और वहाँ कृषि करना, और जिससे वो कच्चे माल की पूर्ति कर पाएं, अपने कल कारखानों और उद्योगों का विकास कर पाएं, यही उनका प्रमुख उद्देश्य रह गया था। चीजें आती हैं, अब इन सारे चीजों में बदलाव जो आ जाता है, भाप की शक्ति का आविष्कार यूरोप में हो चुका था, जिसके बाद रेलवे लाइनों का विकास होता है, भाप से चलने वाले जहाज़ों का विकास होता है, टेलीग्राफ का आविष्कार होता है, बहुत सारी तकनीकें आ चुकी रहती हैं, जिसके बल पे अपनी शासन व्यवस्था को किसी विस्तृत क्षेत्र पे चलाए रखना और वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करना, ये सब आसान हो चुका था, और अंग्रेज इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे, और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी जो भी साम्राज्यवादी शक्तियां थी वो भी उठा रही थी। अब इसी बीच में कुछ प्रमुख चीजें आती हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे अच्छी होनी शुरू हो चुकी रहती है, और दुनिया के व्यापारिक परिदृश्य पे उसका प्रभाव भी दिखना शुरू हो चुका रहता है। हाँ, ठीक, इसी के साथ हम अभी आज इसको क्लोज करते हैं, और लेकिन कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हम करा देते हैं, आप उसको ध्यान देंगे, और कुछ चीज़ अगर जो ऐसा होगा कि आपको नहीं आएगी तो आप उसको अवश्य ही पूछेंगे, ठीक ना। देखिए, पहला प्रश्न आता है, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, उनको क्या कहते थे? उनको रेशम मार्ग कहते थे। ठीक, सिल्क रूट की अभी हमने बात की। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? ठीक, तो यूरोप। 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र यूरोप था। अच्छा, क्यों था? क्योंकि जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां थी सबकी सब यूरोप की ही थी, और वो दुनिया भर से सामानों को लूट के चाहे व्यापार करके अपने ही देश में ला रही थी, यूरोप में हिला रही थी, इसलिए वो विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ठीक, भारत में अधिकांश अनुबंधित मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? किन राज्यों से मजदूरों को जबरदस्ती विदेश भेज दिया जाता था या अनुबंध करके भेज दिया जाता था? वो थे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के, वही गिरमिटिया मजदूर कहे गए। ठीक, उसके बाद रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में फैली? रिंडरपेस्ट नामक एक बीमारी थी, रिंडरपेस्ट नामक भूमंडलीकृत विश्व के समय में रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की एक बीमारी थी जो अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी।
भारत में विदेश को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता था? गिरमिटिया कहा जाता था। ये कहाँ के थे मुख्य रूप से? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे मजदूर। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से माना जाता था? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 से माना जाता था और 1929 से लेकर 1930 में अपने चरम तक पहुंचा। ठीक, 1930 में अपने चरम तक पहुंच गया वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया। वह उद्योगपति जिसने 1920 में, देखो, वह उद्योगपति जिसने 1920 में लागत को कम करने का निर्णय लिया कि किसी वस्तु के निर्माण में जो लागत है उसको कम कैसे किया जाए। तो ये निर्णय लेने वाले थे हेनरी फोर्ड। ये वही हेनरी फोर्ड हैं जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने सबसे पहले फोर्ड की कार बनाई, फोर्ड के इंजन का सबसे पहले आविष्कार किया। ये वही हेनरी फोर्ड हैं जिन्होंने वस्तुओं के उत्पादन में कम लागत के सिद्धांत को सबसे पहले लागू किया। ठीक, हेनरी फोर्ड। फोर्ड की बहुत सारी गाड़ियां आप गूगल करके देखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश में था? यानी 1929 के समय में जो विश्वव्यापी मंदी थी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश में देखने को मिल रहा था? तो अमेरिका में देखने को मिल रहा था। अमेरिका में देखने को मिल रहा था। क्यों देखने को मिल रहा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक सर्वमान्य शक्तिशाली देश के रूप में उभरा, और देश के रूप में उभरने के बाद उस समय की जो दुनिया के अन्य देशों की आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उसने भी दुनिया के बहुत सारे देशों को कर्ज दिया। अब इन कर्ज देने के चलते ये ऐसे कर्ज थे कि इसमें मुनाफे नहीं मिल रहे थे। मतलब आप जान लीजिए कि एनपीए जिसको बोलते हैं, हमारे इस समय एक शब्द चला हुआ है जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसिड। नॉन परफॉर्मिंग एसिड का मतलब ये होता है कि मूलधन तो छोड़िए, जो ब्याज है वो भी नहीं मिल रहा है। मूलधन तो छोड़ दीजिए, जो ब्याज है वो भी नहीं मिल रहा है। तो जो ब्याज नहीं मिल रहा है उसी को एनपीए बोल देते हैं। इस समय अपने आधुनिक टर्म में उसको नॉन परफॉर्मिंग एसिड बोल देते हैं। ठीक, तो ये अमेरिका के साथ उस समय सबसे बड़ी समस्या थी। उसने ऋण तो दे दिया लेकिन मूलधन छोड़ो किसी ने ब्याज भी नहीं दिया, जिसके चलते जो अमेरिकी डॉलर था वो उस समय दुनिया में एकदम मार्केट में उसका स्तर बहुत नीचे गिर गया, और जिसके चलते महामंदी जैसी स्थिति आ गई। और सबसे ज्यादा प्रभावित भी अमेरिका ही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ। खत्म कब हुआ? 1918 में हुआ। उसके बाद अब यहां पे देखिए एक चीजें आती हैं कि वैश्वीकरण, जो वैश्वीकरण है या ग्लोबलाइजेशन है, देशों के बीच तीव्र तालमेल, एक देश का दूसरे देश के साथ जो तालमेल है वो तेजी से होने लगा। देशों के बीच अधिक वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। जब तालमेल हुआ तो व्यापार शुरू हुआ। अब जब व्यापार शुरू हुआ तो वस्तुओं का आदान प्रदान तो होगा ही। उसके बाद लोग नौकरी करने दूसरे देश में जाने लगे, लोग शिक्षा लेने दूसरे देशों में जाने लगे, लोग उद्योग धंधे, कल कारखाने या व्यापार के उद्देश्य से एक दूसरे के देशों में जाने लगे। यही भूमंडलीकरण है, यही वैश्वीकरण है। ठीक, ये तो हो गया बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। कुछ और टर्म है जिनको आप लोग देख लो अब इसी में। देखिए सबसे पहले तो महामंदी का आप जान ही गए। महामंदी क्या है? 1929 के समय में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बदली परिस्थिति के चलते जो दुनिया में आर्थिक स्थिति थी वो एकदम से खस्ता हाल थी, और अमेरिका अपने गठबंधन वाले देशों को, अपने सहयोगी देशों को उबारने के लिए या उनकी मदद करने के लिए बहुत सारा कर्ज बांटता है। और जब वो बहुत सारा कर्ज बांट देता है तो उसके बाद उसकी खुद की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि जो कर्ज तो दे देता है लेकिन उन कर्ज को कर्ज लेने वाले देशों के द्वारा ब्याज भी अदा नहीं किया जाता है। तो इसी को हम आधार बना के इस चीज को समझेंगे और जानेंगे कि विश्व महामंदी क्या है। उसके बाद एक टर्म निकल के आता है, निकल के आता है जो कार्न लॉ है। जो कार्न लॉ है, जैसे प्रश्न एक है, कार्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? तो जो कार्न लॉ है, जब ये निरस्त हो जाता है तो ब्रिटेन की खाद्य समस्या लगभग हल हो चुकी है। अब कैसे हल चुकी है? अब कम कीमत पर लोगों के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना संभव हो गया था। ठीक, क्योंकि जब कम कीमत पे वस्तुएं खरीदी ही गई तो फिर उनको कम कीमत पे ही बेचा जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में उत्पादित खाद्य पदार्थों से भी कम थी।
समझ गए? जो बाहर से आ रही थी वो ज़्यादा सस्ती थी जो ब्रिटेन में थे उनके तुलना में। उसके बाद क्या है, खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट आने से ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। अब जब स्वाभाविक है किसी वस्तु का मूल्य जब घट जाता है तो हम जो एक सामान लेने के चक्कर में रहेंगे, हम जाके 10 सामान ले लेंगे, भले 10 का यूज ना कर पाएं, एक दो चार खराब ही हो जाए, लेकिन हम सोचेंगे चलो सस्ता मिल गया है लेके रख लेते हैं। तो यही स्थिति बनी। रेशम मार्ग के बारे में आप जान ही चुके हैं। उसके बाद ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? ब्रेटन वुड्स समझौता देखिए क्या है, अमेरिका के हैम्पशायर में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। यहाँ पे महामंदी, या ये जान लीजिए कि जब जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उस समय जो दुनिया की आर्थिक स्थिति रहती है, उस आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए या विश्व को एक नया व्यापारिक ढांचा देने के लिए दुनिया के सारे देशों का वहाँ एक सम्मेलन होता है। कहाँ? अमेरिका के हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में। अब वहाँ पे समझौते के बाद जो है पूंजी का प्रवाह, यानी जो धन का प्रवाह है वो बाजार में बना रहे, और जो देश हैं वो संरक्षित व्यापार की भावना से बाहर निकलें। जैसे संरक्षित व्यापार का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी के यहाँ लहसुन का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो क्या करेगा, लहसुन को जो है मार्केट में और कहीं स्टोर बना के छिपा लेगा और इंतजार करेगा कि जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। इसी को संरक्षित व्यापार बोलते हैं। इस व्यापारिक मानसिकता से निकालने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ। अब इस समझौते में देखो होता क्या है कि समझौता जैसे युद्ध के बाद की जो परिस्थिति उनकी भरपाई के लिए होता है, और जब ये समझौता होता है उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड बैंक और जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये सारे के सारे इसी समझौते के बाद ही अस्तित्व में आते हैं। और 1944 आते आते जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ठीक, अब एक और शब्द समझेंगे, समूह 77। G77 क्या है? समूह 77 क्या है? समूह 77 देखो ऐसा है कि जो विकासशील देश हैं, ये विकासशील देश अपने में परस्पर सहयोग, व्यापार और विकास के लिए जो विकासशील देश हैं। अच्छा, विकासशील देश कौन से होते हैं? एक तो होते हैं विकसित देश होते हैं जो जो हर तरीके के संसाधन, रुपया, पैसा, धन दौलत, हर चीज़ से बड़े समृद्ध हो चुके होते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब विकसित देश हैं। और वो देश होते हैं जो विकास कर रहे होते हैं। जैसे भारत क्या है? ये विकासशील देश है क्योंकि ये लगातार विकास कर रहा है। यहाँ किसी आवश्यकता की एकदम पूर्ति नहीं हो चुकी है, हम लगातार उसकी पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी लगातार विकसित कर रहे हैं, तो यानी विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम विकासशील हैं। ठीक, तो ऐसे देशों को, जैसे भारत हुआ और उसके बाद बांग्लादेश हुआ, उसके बाद तुम्हारा थाईलैंड हुआ, दुनिया के बहुत सारे देश ये विकासशील देश हैं। अब ये सारे देश जो है मिलके एक समूह बनाते हैं, एक दूसरे के विकास के लिए, व्यापार के लिए और परस्पर सहयोग के लिए एक समूह बनाते हैं, जिसको कहते हैं G77। क्योंकि शुरुआत में इसमें 77 देश ही शामिल थे, इसलिए इसे G77 कह दिया जाता है। उसके बाद देखिए बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं और बहुत सारे कारण बनते हैं, जिनको आप ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद फिर प्रश्न बनाएंगे, जिसमें कुछ प्रश्न मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं और आपको इसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। ठीक, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जैसे 13 अप्रैल 1919 को किस जगह पे जनरल डायर द्वारा हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी? आप जवाब में उस जगह का नाम लिखेंगे। वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, उस स्थान के बारे में लिखेंगे। फिर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, इसके बारे में आप बताइए। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, इसका उत्तर दीजिए आप। चंद्रशेखर आजाद कहां पर शहीद हुए थे? ठीक, फिर चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ठीक, महात्मा गांधी की शहीद स्थल को क्या कहते हैं?
वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह आपको बताना है। ठीक, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे और अपने पढ़ाई को लगातार करते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।